Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikuhabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. In this series, we have already completed the first 5 chapters of this book. Today we will be starting with chapter number 6, that is your geomorphic processes. So without wasting much of your time, let's start the chapter because this is the new chapter. I won't be revising the old sections, and please watch the previous videos and share it to people you know who should watch these videos and can have a benefit out of it. Next, let's start. सो आफ्टर हमने वी स्टार्टेड विद योर हमने जोग्राफी को समझने की कोशिश करी थी, जोग्राफी के ब्रांचेस को समझने की कोशिश करी थी, फिर हमने अर्थ की एवोल्यूशन देखा कि किस तरीके से अर्थ इट इवोल्यूएटेड, प्लैनेट, स्टार, सन, मून, सब कुछ कैसे कैसे बना. Then in the third chapter we talked about earthquake के बारे में, इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मैंटल, कोर के बारे में पढ़ा, वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा. इन द फोर्थ चैप्टर वी स्टडीड अबाउट ओशंस के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, टेक्टोनिक प्लेट्स. दैट चैप्टर वाज वेरी रेवोल्यूशनरी क्योंकि उसमें हमने पढ़ा किस तरह से जो आज हमारे सारे कंट्रीज़ की कॉन्टिनेंट्स की पोजिशन है वो किस वजह से है, कैसे हुआ है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मिनरल्स एंड रिसोर्सेज. हमने पत्थरों के बारे में, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा. टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि जो आपके ये अर्थ है, जो आपका ज़मीन है, ये अनइवन क्यों है, ऊपर नीचे क्यों है, माउंटेन्स क्यों हैं, पहाड़ कैसे बने, प्लेट्यूज कैसे बने, नदियों के बीच में ये जो गैप्स होते हैं ये कैसे बने. सो ऑल दीज थिंग्स वी वुड बी टॉकिंग अबाउट. आज हम इस चैप्टर में हम प्रोसेसेस की बात करेंगे. अगले चैप्टर में हम लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, यानी कि अगर एक नदी पहाड़ से नीचे गिर रही है तो उस रास्ते में वो कितने अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाती है. दिस वुड बी डीलिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर. पर इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस के लिए हम दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग. सो लेट अस स्टार्ट. After learning about how the earth was born, how it evolved, its crust, other inner layers, crustal plates moved, कैसे मूव कर रही हैं, आज भी मूव कर रही हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ी, वॉल्केनोस के बारे में पढ़ी, रॉक्स के बारे में पढ़ी, मिनरल्स के बारे में पढ़ी. अब आपको मन में आ रहा होगा दैट कुछ क्वेश्चन जैसे कि जो अर्थ है वो इतनी अनइवन क्यों. सबसे पहली बात, जो अर्थ है उसका जो क्रस्ट है यानी कि जो ऊपर वाला लेयर है वो काफ़ी डायनामिक है. डायनामिक का मतलब होता है ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग, विच मीन्स फिक्स्ड नहीं है कुछ भी. एक तो काफ़ी बड़ा है और उसकी जो कंडीशंस हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं माउंटेन्स, जो प्लेट्यूज हैं, बहुत डिफरेंट है. आपको पता है कि जो ये नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि किस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं ये आज भी मूव कर रही हैं, ये कल भी मूव कर रही थी और ये आगे आने वाले टाइम में भी मूव करती रहेंगी. ऑब्वियसली पहले के टाइम में ये थोड़ी फास्ट मूव कर रही थी क्योंकि लोग नहीं थे, ऊपर से प्रेशर नहीं था, और भी क्लाइमेट चेंज और भी बहुत सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये ज़्यादा फास्ट मूव कर रही थी. अब ये कंपैरेटिवली धीरे मूव कर रही हैं, बट दैट इज़ नॉट अ rate of concern or point of concern. The differences in the internal forces operating from within the earth. अब क्या है, कुछ फोर्सेस इंटरनल, एक तो इंटरनल समझिए और एक्सटर्नल समझिए. इंटरनल मतलब कुछ भी अंदर. द मोमेंट आप खाना अंदर ले लेते हो तो वो आपका इंटरनल प्रोसेस हो जाता है. आपके मुंह में, माउथ में, फिर योर ईसोफेगस, यहाँ पे ईसोफेगस पाइप है, फिर आपके पेट में, फिर आपके इंटेस्टाइन में, फिर आपके बाहर डाइट इंजेक्शन. सो ये क्या है, ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि इंटरनली हो रहा है. और जो खाना बना रहे थे आप वो कढ़ाई में, दैट वाज योर एक्सटर्नल प्रोसेस. खाने का डाइजेशन इज योर इंटरनल प्रोसेस. सिमिलरली अर्थ में भी कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं जो उसके बाहर, यानी कि अगर ये आपकी टेक एन एग्जांपल, इफ दिस इज योर अर्थ, अगर ये आपकी अर्थ है तो जो इसके सरफेस पे होगा दैट विल बी योर एक्सटर्नल प्रोसेसेस, और जो इसके अंदर होगा, इनसाइड इट, दैट वुड बी योर इंटरनल प्रोसेसेस, जो उसके अंदर हो रहे हैं. तो इंटरनल फोर्सेस और जो एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि अंदर वाली फोर्स और बाहर वाली फोर्स जब दोनों मिलके एक्ट करती हैं तो इसकी वजह से अर्थ के लेयर पे आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. जो डिफरेंसेस हैं इंटरनल फोर्सेस के ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, जिसकी वजह से क्रस्ट बना है, और इसी की वजह से ये क्रस्ट में वेरिएशंस भी हैं, यानी कि कहीं पे कुछ है, कहीं पे प्लेन है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, ओशंस हैं. ये सारी चीज़ें भी इसी वजह से बनी हैं. जो अर्थ का सरफेस है वो कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो कंटिन्यूसली एक्ट करते रहते हैं. और ये किस वजह से होता है, ये सनलाइट की वजह से होता है. सन एनर्जी देता है, उस वजह से जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो चलते हैं. हवा है, विंड, सब खेल सन का है.
जो एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे उनकी वो पूरा का पूरा सन से चलता है। किस तरह से सन से चलता है बहुत ब्रीफली बताऊंगी, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको समझ में आ जाएगा। सन की जो पोजीशन, सन तो खैर वही है, अर्थ की जो पोजीशन चेंज होती रहती है, रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कभी एक जगह पे सन पड़ता है, कभी दूसरी जगह पे सन पड़ता है। जहाँ सन नहीं पड़ता है वहाँ सर्दी हो जाती है, सर्दी हो जाती है बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं हो जाती है ड्रॉट हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है तो सब खाली हो जाता है, प्लेट्यू प्लेन एरिया। उसी तरीके से जहाँ सन है गर्मी, गर्मी यानी कि बारिश, बारिश यानी कि नदियों में पानी, नदियों में पानी यानी कि लेक्स बनेंगी, रिवर्स बनेंगे, ओशंस बनेंगे। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिलती है, आपके सन से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। ऑफ कोर्स जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, इंटरनल यानी कि जो अंदरूनी फोर्सेस हैं वो भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, और ये भी अलग अलग डिफरेंट इंटेंसिटीज, यानी कि हर फोर्स का अलग अलग इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी का मतलब कि मैंने आपको ऐसे टच किया तो आपको धीरे से पता चला कि कुछ टच किया, मैंने आपको जोर से थप्पड़ मारा उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा होगी, मैंने खींच के घूसा मारा और ज़्यादा होगी, मैंने खींच के आपको सर में लोहे की रॉड मार दी सो उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी मतलब किस रेट पर क्या कितनी गहराई, कितने ज़ोर से आपको पड़ा। तो उसी तरीके से जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं इनकी भी डिफरेंट इंटेंसिटीज़ होती हैं। दैट मीन्स जो अर्थ का सरफेस है वो कंटिन्यूसली सब्जेक्ट होता है आपके एक्सटर्नल फोर्सेस से और इंटरनल फोर्सेस से, यानी कि अर्थ के सरफेस में कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इंटरनल फोर्सेस भी करते रहते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस भी करते रहते हैं। जो इंटरनल फोर्सेस विद इन द अर्थ हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेट होते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी कि अभी मैंने आपको बताया था ये अगर आपकी अर्थ है तो एक्सटर्नल फोर्सेज यहाँ पे होंगे, और जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के इनसाइड से निकलते हैं। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं उनको हम एक्सोजेनेटिक, आई एम रिपीटिंग, एक्सोजेनिक फोर्सेज, EXOGENIC, एक्सोजेनिक फोर्सेज बोलते हैं। और जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उनको हम एंडोजेनिक यानी कि ENDOGENIC, एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, इंटरनल वालों को, और एक्सटर्नल वालों को एक्सोजेनिक बोलते हैं। जो एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट्स इन वेयरिंग डाउन, जो आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं यानी कि जो बाहर एक्ट करती हैं वो वेयरिंग डाउन। वेयरिंग डाउन का मतलब किसी चीज़ को उतार देना। आप बोलते हैं ना वेयर योर क्लोथ्स, मतलब कपड़े पहन लो, वेयर डाउन मतलब कपड़े उतार के दूसरे नाइट सूट, तो वेयरिंग डाउन मतलब किसी चीज़ को उतार देना। सिमिलरली जब अर्थ क्रस्ट से कुछ एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक मस्त पहाड़ था, जोर से, बहुत जोर से हवा चली, हवा से तो नहीं, पानी आया बहुत जोर से, जैसे आपने देखा था केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो पूरे किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर्स गिर गए थे। सो पानी के एक्शन की वजह से डिग्रेडेशन हुआ। डिग्रेडेशन का मतलब वेयरिंग डाउन, डिग्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही थी उससे उसकी क्वालिटी कम हो जाना, किसी भी चीज़ का अपने एक लेवल से कम हो जाने को हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। नाउ ये जो एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन बेयरिंग डाउन या फिर डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ, एलिवेशंस एंड फिलिंग अप। फिलिंग अप क्या हो गया, अब कोई चीज़ जब कम होगी तो उसको डिग्रेड बोला जाएगा, कोई चीज़ बढ़ेगी तो उसको अपग्रेड नहीं बोला जाएगा, उसको एग्रीगेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एग्रेडेशन। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर आप रिलीफ, एलिवेशन, उसकी हाइट बढ़ रही है, रिलीफ बढ़ रहा है, उसको हम एग्रेडेशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ में ये कम होता है उसको हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। वेयरिंग डाउन, हट जाना, टूट जाना, खत्म हो जाना इज योर एग्रेडेट। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से डिग्रेडेशन भी होता है और एग्रेडेशन भी होता है। ऑन द डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस, डिप्रेशन यानी कि अब क्या होगा, मैंने ये पहाड़ था यहाँ पे उसको तोड़ दिया, पानी ने आया और तोड़ दिया। अब ये पहाड़ कहीं ना कहीं जाके तो गिरेगा ही ना, ऐसा तो है नहीं उड़ जाएगा, आसमान खा जाएगा, ज़मीन खा जाएगी, धरती खा जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो जहाँ पे कहीं गड्ढा होगा, ओशन होगा, सी होगा, कोई बड़ा सा गड्ढा खुदा होगा, वहाँ पे जाके या आपके घर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएगा, कहीं भी जहाँ उसको जगह मिलेगी। दिस इज द केस। तो कहीं पे डिग्रेडेशन होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और कहीं पे एग्रेडेशन होता है यानी कि उसको एक इन्हांस कर दिया जाता है, एडिशन हो जाती है किसी चीज़ की अर्थ में, अर्थ की सरफेस पे। डिप्रेशन यानी कि किसी चीज़, डिप्रेशन वो आपका मेंटल डिप्रेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डिप्रेशन यानी कि गड्ढा, पिट की बात हो रही है। जो फिनोमिना है वेयरिंग डाउन यानी कि किसी भी चीज़ का हट जाना, रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज
ग्रेडेशन। ये जो आपका फिनोमिना है किसी भी चीज़ का हट जाना, ग्रेड मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे रिमूव हो जाना, वेयर डाउन हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन। अब ये चैप्टर में आगे डिग्रेडेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ग्रेडेशन वर्ड यूज करेंगे। मतलब ग्रेडेशन वर्ड आती है, आपको क्या समझना है? कुछ था जो हट गया, पहाड़ था हट गया, प्लेट्यू था टूट गया, रिवर थी मुड़ गई, कुछ भी, ठीक है, पत्थर था टूट गया। सो किसी भी चीज़ में ग्रेडेशन यानी कि उसका वेयर डाउन हो जाना, वो जिस सिचुएशन में पहले था सेम सिचुएशन में नहीं है। जो एंडोजेनिक, अब ये भी हम किसकी बात कर रहे थे? एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात कर रहे थे। तो ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये एलिवेट, ये हमेशा ग्रेडेशन यानी कि ख़त्म नहीं करते हैं, ये एलिवेट करने की कोशिश करते हैं। ये एलिवेट कैसे करते हैं? हमने बात करी थी कि किस तरीके से अंदर से जो मिड ओशनिक रिज बन रहे थे। मिड ओशनिक रिज कैसे बन रहे थे? जब दोनों प्लेट्स खिसक रही थी तो अंदर का मटेरियल इंटरनल फोर्सेस के कारण बाहर आए और मिड ओशनिक रिज बन गई। तो मिड ओशनिक रिज क्या था? कंस्ट्रक्टिव नया पहाड़ बना दिया भाई उन्होंने, नया आपको लैंडफॉर्म दे दिया है। तो उसी तरीके से जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये आपके हमेशा एलिवेट करते हैं, चीज़ों की हाइट बढ़ाते हैं, अर्थ के सरफेस पे बिल्डअप करते हैं, पार्ट्स इंक्रीज करते हैं, और हेंस एक्सोजेनिक प्रोसेसेस फेल टू इवन आउट द रिलीज। अब क्या है ना, कोई एक चीज़ है जो यहाँ से कंटिन्यूसली तोड़ती जा रही है, सब कुछ तोड़ दिया, तो कायदे से तो ये एकदम प्लेन हो जाना चाहिए, सिंपल हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक्सोजेनिक फोर्सेस के साथ साथ एंडोजेनिक यानी कि इंटरनल प्रोसेसेस भी एक्ट करते हैं। तो एक्सोजेनिक कहीं से हटाता है तो एंडोजेनिक कहीं पे उगा देता है, फिर एक्सोजेनिक कहीं से हटाता है एंडोजेनिक उगा देता है। तो इनकी एक अच्छी दोस्ती नहीं है, एक अच्छा काम करता है तो दूसरा बुरा कर देता है, इसीलिए बैलेंस नहीं बन पाता है कभी। सो इवन आउट का मतलब हो गया इवन कर देना, समान कर देना, सेम कर देना, वो नहीं होता है, फेल टू इवन आउट हो जाता है। सो वेरिएशंस रिमेन एज लॉन्ग एज द अपोजिंग एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यू। जिसका मतलब क्या है कि तब तक बदलाव, ये चेंज, ये वेरिएशन ये तब तक रहता है जब तक आपके ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये एग्जिस्ट करते रहेंगे। यानी कि अगर ये जो हमने क्वेश्चन पूछा था ना, क्यों अर्थ का सरफेस अनइवन है, तो इसका आंसर ये मिल गया आपको कि एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, दोनों एक्ट करते हैं, पर कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कर। अब ऐसा होता है कि एंडोजेनिक फोर्सेस मस्त कहीं से पहाड़ निकाल दिया, कहीं प्लेटो निकाल दिया, कहीं कुछ निकाल दिया, कहीं कुछ निकाल दिया, उससे क्या होता? पूरा अर्थ बड़ी हो जाती, अर्थ का एरिया बढ़ जाता ना। तो ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो दोनों ही फोर्सेस एक साथ काम करती रहती हैं, दोनों के अपोजिंग एक्शंस एक साथ वर्क करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो इवन नहीं है। जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो एंडोजेनिक फोर्सेस जनरली आपकी लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं। अभी हमने देखा कि जो इंटरनल से एक्टिविटी होगी उससे कुछ ना कुछ लैंड, जनरली बोल रहे हैं, हमेशा नहीं बोल रहे हैं। वोल्केनो फटेगा अंदर से तो कुछ वो तो पत्थर बनाएगा, इग्नियस रॉक बनाएगा, पर अर्थक्वेक होगा अंदर से तो उससे आपकी नई चीज़ नहीं बनेगी। तो जनरली की बात हो रही है, जनरली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं, यानी कि कुछ नया बनाती हैं, और जो आपकी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं ये लैंड वेयरिंग फोर्सेस होती हैं, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंड को ये ख़त्म करती हैं या ख़राब करती हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज सेंसिटिव, जो अर्थ का सरफेस है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी कि छुई मुई सा है, ज़रा सा भी कुछ हो जाता है तो ख़राब हो जाता है। नाउ काफ़ी सेंसिटिव है, ह्यूमंस डिपेंड ऑन इट फॉर देयर सस्टेनेंस, और हम इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हम अर्थ की सरफेस पे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़, घर, रहना, खाना, पानी, हम सब चीज़ के लिए अपने अर्थ के सरफेस पे डिपेंडेंट हैं, एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली भी। यानी कि हमें अर्थ के अंदर का भी सामान चाहिए, मिनरल्स लेते हैं हम, मेटल्स, हमने पिछले जो रॉक्स पढ़ी, मिनरल्स पढ़े, उससे हम अंदर का भी सामान ले रहे हैं, एंड देन वी ऑल्सो नीड द एक्सटर्नल थिंग्स। तो हमको एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली दोनों ही तरीके से अर्थ के सरफेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है कि हम समझें कि किस तरह से हम एक बैलेंस बना सकते हैं, एक समानता बना सकते हैं, कि ना ही हमको इस तरीके से अर्थ को यूज़ करना है कि सब ये बैलेंस जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस के बीच का जो बैलेंस है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से हमें अपने अर्थ
पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, दुनिया के फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू सस्टेन्स अर्थ एनवायरनमेंट। जानवर है, उसको पता है उसको फॉरेस्ट में ही रहना है, तो वो कभी भी पूरा फॉरेस्ट ख़त्म करके या फॉरेस्ट में आग नहीं लगाएगा। बोलते हैं ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद मत करो। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली ह्यूमंस आर डूइंग। हम जिस अर्थ से अपनी सारी सस्टेनेबल चीज़ें ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, घर रहे, उसी को हम साथ साथ हार्म भी करते जा रहे हैं। बट एन एनिमल never do this. A dog will never bite its owner in certain circumstances. अगर ओनर मार रहा है तो खाएगा ही, बट एनिमल्स जनरली अपने जिस चीज़ जो उनको सस्टेन कर रही है, दे वुड नेवर हार्म दैट थिंग। सो इस एक्चुअली में हम एनिमल्स हैं और वो हमसे बेटर एनिमल्स है। हम भी एनिमल्स हैं, वो भी एनिमल्स हैं। हमको सोशल एनिमल्स बोला जाता है, इंटेलिजेंट एनिमल्स बोला जाता है, बट आई थिंक वी आर अ लिटिल क्वाइट अपोजिट। सो ऑलमोस्ट जितने भी, हाँ, हाउएवर जो ह्यूमंस हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है एनवायरनमेंट को। मस्त हमें जो मिलता है हम वो यूज़ कर लेते हैं। चाइना जैसी कंट्री को जो मिलता है वो खा लेते हैं। यूज़ वी मस्ट, ऐसा नहीं है कि हमें यूज़ बंद कर देना चाहिए, बट हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हमारी लाइफ भी चल जाए और आगे आने वाली फ्यूचर लाइफ्स भी सस्टेन कर सकें। मोस्ट ऑफ जो सरफेस है अर्थ का, ओवर द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, हमने जब अर्थ की स्टार्टिंग करना शुरू किया था कि अर्थ कैसे बना, तो हमने देखा कितना समय लगा, ऐसे ही नहीं बन गया। कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। hundreds and thousands of years लगे हैं इस चीज़ को बनने में, एंड बिकॉज ऑफ इट्स यूज़ एंड मिस यूज बाय ह्यूमन्स, मतलब जिस रेट पे ये बना था उससे कहीं ज़्यादा फास्टर रेट पे ये ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स। So, if the process which shaped and are reshaping the surface of the earth into varieties of forms, shapes, the nature of material of which it is composed are understood, precautions can be taken to minimize the detrimental effects of human use and to preserve it for posterity. तो वही बोल रहे हैं कि अगर हम अभी भी इन स्टेप्स को लें, हम एक इन्फॉर्म्ड तरीके से अपने हरकतें करें और नेचर को जस्ट हार्म नहीं करें, तो हम आज भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो कि हमारे अर्थ को डिग्रेड होने से बचा सके, उसके साथ जो डेट्रीमेंटल इतनी बुरी कंडीशन हो गई है अर्थ की, वो बच सके। नाउ, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ। ये क्या है? आपके ज्योग्राफी का एक पार्ट होती है। आप देखो, चैप्टर नंबर हमने इसमें पढ़ा था, आपका चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 7 पे फिजिकल ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, उसका एवोल्यूशन और रिलेटेड प्रोसेस। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? हम लैंडफॉर्म, ये ज़मीन पे जो भी हम देख रहे हैं उसके बारे में, वो कैसे बना, उसके बनने के प्रोसेस, उसके बनने के फीचर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, यानी कि कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें, लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, नए ये सब चीज़ें होती हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, हमें पता है एंडोजेनिक क्या है और एक्सोजेनिक क्या है। तो ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जब किसी तरीके के स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस का मतलब दबाव, हमारी अर्थ पे किसी तरीके का स्ट्रेस डालते हैं, या फिर कुछ तरीके का केमिकल एक्शन होता है अर्थ और अर्थ के मटेरियल पे, जिसकी वजह से अर्थ की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, उसके कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये और ये सब आपस में चिपके हुए थे, कुछ हुआ और ये गिर के ऐसे हो गया। तो ये जो तीनों एक साथ है, इनके कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि इनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का चेंज आया, मान लो ये इस तरीके से हो गए आपके, तो इस केस में क्या होगा? स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कुछ और पहाड़ थे अच्छे खासे, स्ट्रक्चर इज चेंज। नाउ इसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। यानी कि डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। जब भी कोई जो अर्थ का, जिससे कोई भी चीज़ नई बनती है, मूव हो जाए या पोजीशन चेंज कर ले, हाइट बढ़ जाए, कुछ बिल्डअप हो जाए, उसको हम डायस्ट्रॉफिज्म, नेक्स्ट पेज पे है, कल ही वी वुड बी स्टडिंग अबाउट इट, तो इसको हम डायस्ट्रॉफिज्म बोलते हैं। और वोल्केनिज्म, ये दोनों कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि एंडोजेनिक जियोमॉर्फिज्म यानी कि इंटरनली जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इन दोनों चीज़ों की वजह से होते हैं। वोल्केनो को हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज वेदरिंग, मास मूवमेंट,
इरोजन, डिपोजिशन, इन सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वेदरिंग का मतलब कोई भी चीज़ का वेदर होना, थोड़ा बहुत टूट फूट होना। मास वेस्टिंग यानी कि बहुत सारा मास एकदम से गिर जाना। इरोजन यानी कि कोई चीज़ इरोड होना। डिपोजिशन कोई चीज़ नहीं जमना। इनको हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक, एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं ये। दीज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर डेल्ट विद इन डिटेल इन दिस चैप्टर, और इन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में हम काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले। कोई भी एक्सोजेनिक एलिमेंट हमारे नेचर का, चाहे वो वाटर हो, विंड हो, आइस हो, उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है, यानी कि ऐसी क्षमता होती है कि वो एक्वायर यानी कि किसी चीज़ को ले लेना। मतलब बचपन से नहीं है, आपने कोई चीज़ गेन करी तो उसको एक्वायर बोलते हैं। एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटीरियल, यानी कि मैं हवा हूँ, मैं मस्त चल रही हूँ, रास्ते में मुझे थोड़ी सी मिट्टी दिखी, मैंने उसको अपने अंदर ले लिया, हवा में घुल गई वो मिट्टी। फिर सिर्फ एक्वायर करने की नहीं, मुझे उसको ट्रांसपोर्ट करने की भी पावर है, मैं उसको अपने साथ साथ आगे भी ले गई। फिर मुझे देखा थोड़ी सी खाली ज़मीन, बड़ी खाली क्यों, लो मिट्टी रख लो। सो जो एक्सोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं नेचर के, वाटर, आइस, विंड, इनमें एक्वायर करने की भी कैपेसिटी होती है और ट्रांसपोर्ट करने की भी कैपेसिटी होती है। इनको हम जियोमॉर्फिक एजेंट बोलते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट का मतलब बताया था पहले, एजेंट जो आपका एक इधर से उधर काम कराते हैं। तो ये आपके विंड, आइस, वाटर आपके क्या हैं? जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। जब ये एलिमेंट्स, नेचर के जो एलिमेंट्स, ये मोबाइल हो जाएं ड्यू टू ग्रेडियंट्स यानी कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत सारे अलग अलग ग्रेडियंट होते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब कैसे जाएगा? हाई टेम्परेचर टू लो जाएगा कि लो टेम्परेचर टू हाई जाएगा? हाई टेम्परेचर लो की तरफ जाता है, लो टेम्परेचर हाई की तरफ आता है। वैसे ही हाई प्रेशर जाता है कि लो प्रेशर जाता है? लो प्रेशर जाता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ जाता है। सो इसी तरीके से आपका हाई प्रेशर ऊपर जाता है और लो प्रेशर वाली चीज़ आपके हाई प्रेशर के ऊपर खाली जगह पे आ जाती है। तो इनको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट यानी कि जगह का चेंज होना। अब जैसे कि कोई चीज़ इस तरीके से एलिवेटेड है, इस तरीके से है, अब जो हवा यहाँ से चल रही है उसको यहाँ जाने में प्रॉब्लम होगी, बट जो हवा यहाँ चल रही है वो नीचे आना उसके लिए आसान होता है। तो ज़मीन का ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर का ग्रेडियंट होता है, प्रेशर का ग्रेडियंट होता है, अलग अलग चीज़ों की ग्रेडियंट होती है। एंड they remove the material and transport them over slopes and deposit them at the lower level। और ये क्या करती हैं? ये मटेरियल को लेके जाती हैं, इधर से उधर रिमूव, एक जगह से उठा लेती हैं और दूसरी जगह में जाके ट्रांसपोर्ट कर देती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं। यानी कि उठाया, लेके गई और रख दिया। जिस तरीके से आपकी मम्मी आपसे काम कराती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स भी सारे काम करते हैं, उठाते हैं, लेके जाते हैं और वहाँ जाके रख देते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स, स्पेशली जो एक्सोजेनिक हैं, अनलेस उनको अलग अलग नहीं पड़ते हैं तो जनरली सेम होते हैं। यानी कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं और एजेंट्स हैं, ये जनरली हम इसको एक साथ सिमिलरली एक साथ वाटर को पढ़ेंगे एज अ प्रोसेस, यानी कि वाटर की वजह से क्या हो रहा है और वाटर एक एजेंट भी है, तो इन दोनों चीज़ों को जनरली साथ में पढ़ लिया जाता है। आप प्रोसेस, एक प्रोसेस क्या है? एक फोर्स है। फोर्स यानी कि किसी भी चीज़ को आप जब धक्का लगा रहे हो, फोर्स है जो कि अर्थ के मटीरियल पे एक्ट होता है अफेक्टिंगली से। अर्थ को ही मटीरियल ही, अर्थ का ही मटीरियल, पानी अर्थ के ही मटीरियल मिट्टी पर ही एक्ट करता है एट द सेम टाइम। एक एजेंट, एक मोबाइल मीडियम यानी कि आपका फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब होता है मूवेबल मीडियम, जैसे कि बहता हुआ पानी, मूव करती हुई आइस, विंड, वेव्स, करंट्स, कुछ भी हो सकता है जो कि रिमूव, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट करेगा अर्थ के मटीरियल को। जो रनिंग वाटर है आपका, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स, करंट्स, इन सबको हम जियोमॉर्फिक एजेंट्स बोलते हैं। ग्रेविटी, बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स एक्टिवेटिंग ऑल डाउनस्लोप मूवमेंट्स ऑफ मैटर ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेसेस ऑन दी अर्थ मटीरियल। तो जो आपकी ग्रेविटी है, एक तो क्या है? डायरेक्शनल फोर्स है, यानी कि मैंने ये यहाँ पे है, छोड़ दिया, नीचे गया ना, ऊपर नहीं गया, डायरेक्शन मिल गया मतलब इस चीज़ को। तो एक डायरेक्शनल फोर्स है, ये सारी चीज़ों को नीचे आने के लिए मैटर में ऐसा स्ट्रेस क्रिएट करती है अर्थ के मटेरियल में कि वो नीचे आए। मैं हवा थी, मैंने मिट्टी उठाई, पर मैं मिट्टी एकदम बहुत सारी उठा लूँगी तो भारी हो जाएगी, छोड़ दूँगी। छोड़ूंगी क्यों? ग्रेविटी की वजह से। भारी क्यों हुआ? ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा है ना उस मिट्टी को। सो ये जो ग्रेविटेशनल, इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेट वेव एंड टाइड इंड्यूस्ड करेंट्स एंड विंड्स। तो ये जो आपका ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस हैं इनडायरेक्ट, जो आपको
खुद नहीं ग्रेविटी पुल करिए, इनडायरेक्ट जो हैं ये आपके एक्टिवेट करते हैं वेव्स को, टाइड्स को, करंट्स, विंड्स, इन सारी चीज़ों की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी नहीं होगी और ग्रेडियंट्स नहीं होंगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो नीचे ग्रेविटी होती है वो नहीं होगी, और ये जो ग्रेडियंट, कहीं पे टेम्परेचर अलग, कहीं पे प्रेशर अलग, कहीं पे स्लोप अलग, ये सब नहीं होगा तो किसी तरीके की कोई मोबिलिटी नहीं होगी, कोई इरोजन नहीं होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और कोई डिपोजिशन भी नहीं होगा। सो जो ग्रेविटेशनल का स्ट्रेस है ये सबसे मेजर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, सबसे मेजर फैक्टर है आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हमको हमेशा हमारे सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखता है। आप अभी उड़ क्यों नहीं रहे हो, कैसे चेयर पे बैठे हो, कैसे आपकी बुक टेबल पे पड़ी है, कैसे आपका फ़ोन सामने रखा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। हमको हमारे कांटेक्ट फोर्स होता है जो आपको अपने जगह से टच करके रखा हुआ है। जो सारे मूवमेंट्स को अर्थ के मोनेटाइज, कोई भी चीज़ अर्थ में कैसे भी किसी भी तरीके से मूव करे है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रेविटी से रिलेटेड होती है। जितनी भी मूवमेंट्स हैं इधर अर्थ के अंदर होंगी या अर्थ के सरफेस पे होंगी, वो ग्रेडियंट की वजह से होती हैं, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज एक्सेट्रा। इस तरीके से आपकी लोअर लेवल, यानी कि कोई चीज़ ऊंची है तो अब नीचे ही आएगी वहाँ से, ऑटोमेटिक सी बात है। कोई चीज़ लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये सो दिस इज़ अ फिनोमेना। दैट्स इट फॉर टुडे. If you like the session, please do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Please share the video to your other schools, other friends जो जिनको भी इस वीडियो को देख के हेल्प होगा. Thank you and have a nice day.